नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेक रिव्यू पर कसेगी लगाम। ऑनलाइन रिव्यू की नई गाइडलाइंस 25 नवंबर से होगी लागू। ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल सब दायरे में वेबसाइट को रिव्यू करना होगा वेरीफाई। मदर डेयरी ने महंगा किया दूध। फुल क्रीम दूध की ₹1 लीटर महंगा हुआ तो टोकन दूध के भाव में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। गुजरात के रण में महाप्रचार का दिन। राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। मोदी की 3 रैलियां। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात पहुंचे राहुल। केजरीवाल का भी रोड शो। बजट की तैयारियों के लिए आज वित्त मंत्री ने की इंडस्ट्री से मुलाकात। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की दरें घटाने का सुझाव। कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर आसान करने की मांग। हफ्ते के पहले दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार। आईटी, एनर्जी, रियल्टी शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 519, निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर बंद। अब 1-2 दिन में होगा श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 50 सवालों की लिस्ट। सरकार ने ऑनलाइन फेक रिव्यू पर शिकंजा कस दिया है। आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने रेटिंग और रिव्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें रिव्यू को पब्लिश करने, एडिट करने से लेकर वेरीफाई करने तक के दिशा निर्देश है। अब पेड रिव्यू को भी मार्क करना होगा कि वो पेड है। नई गाइडलाइंस पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। फेक रिव्यूज़ को एड्रेस करने के लिए BIS ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कॉल्ड IS 19000-2022 और ये इस फ्राइडे से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या जोमेटोज, स्विगी टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं फूड के, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि वो कैसे फेक रिव्यूज़ की जो मलाइज है उसको कैसे एड्रेस करें ताकि उपभोक्ता को उन रिव्यूज़ में कॉन्फिडेंस हो सके और विश्वसनीयता उनकी बनी सके। अच्छा सर, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो ई-कॉमर्स कंपनी है इसको माने? शुरू में ये व्यवस्था वॉलंटरी ही रहेगी और इसको लागू करने के लिए ऑब्वियसली समय दिया जाएगा इंडस्ट्री को, और यदि इसकी कंफर्मिटी या कंप्लायंस में कोई इश्यूज आते हैं तो बाद में इसको मैंडेटरी बनाने पे विचार किया जा सकता है। सर, इंडस्ट्री के साथ आपका कंसल्टेशन भी हुआ काफ़ी। क्या इंडस्ट्री तैयार है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंडस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है क्योंकि इंडस्ट्री को भी फेक रिव्यूज़ की जो मेलाइज है उसका एडवर्स इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने विरोधियों के प्रति नेगेटिव रिव्यूज़ देकर और उनके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें इफ़ आई मे यूज़ द टर्म, इट वाज अ विन-विन प्रोपोजिशन बोथ फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द इंडस्ट्री। सर, ये खासतौर पर कि पेड रिव्यूज़ या फिर जो बार्टर के लिए रिव्यूज़ करते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी? अगर कोई पेड रिव्यूज़ कोई वेबसाइट उसमें इंडल्ज करती है तो इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि उनको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पेज रिव्यूज़ पे प्रतिबंध नहीं है। जैसे किसी सर्च इंजन पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जैसे वो AD लिखा हुआ आता है तो वो जो यूज़र है साइट का उसको पता लग जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट है। सो आई थिंक द की हियर इज डिस्क्लोजर। द कंज्यूमर शुड नो वेदर दिस इज पेड और नॉट पेड। फूड रेगुलेटर फसाई ने भारत में GM फूड मैन्युफैक्चरिंग के नियम तैयार किए हैं। कुछ दिन पहले भारत में GM मस्टर्ड के ट्रायल को अनुमति मिली है। डिटेल के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या नियम बनाए हैं फसाई ने? जी, भारत में जेनेटिकली फूड मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाल में आपको याद होगा कि सरकार ने GM मस्टर्ड के फील्ड ट्रायल की अनुमति दी थी। अब इसके बाद फूड रेगुलेटर FSSAI एक ड्राफ्ट लेके आया है, खासतौर पे भारत में किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए क्या रेगुलेशन होने चाहिए उसको लेकर है। उसमें जो खास बातें रही गई हैं वो ये है कि किसी भी तरह का फूड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें किसी भी तरह का फूड GM कॉन्टेंट हो उसके लिए मंजूरी FSSAI की खास रूप से लेनी ज़रूरी होगी। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा
रहेगा और अगर फूड रेगुलेटर संतुष्ट होता है इस बात से कि ये जो फूड है ये सेफ है, उसके बाद ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही इसके जो प्रोसेस बताया गया है उसमें GAC जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक संस्था है जो कि फूड से जो बायो सेफ्टी है उस पर ध्यान देती है, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देती है, उसकी मंजूरी लेके ही इसे अप्लाई करना होगा। और इन सब के बावजूद अगर फूड रेगुलेटर को लगता है कि जो फूड आइटम है वो लोगों के लिए सेफ नहीं है तो कभी भी उसकी मंजूरी को हटाया जा सकता है। ये बात इस ड्राफ्ट में कही गई है। एक और बात इसकी लेवलिंग से जुड़ी हुई है, मतलब कि कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें कि 1% से ज़्यादा GM कंटेंट हो, चाहे वो उसके एडिटिव्स में हो या उसके बनाने की प्रक्रिया में हो, तो फूड पैकेट पे ये लिखना ज़रूरी होगा कि ये GM फूड है, उससे परसेंटेज मेंशन करना होगा ताकि जो कंज्यूमर है उनको ये पता हो कि जो चीज़ वो बाजार से खरीद रहे हैं वो उसमें GM कंटेंट है या नहीं, और वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकें। तो इसको लेकर एक ड्राफ्ट फूड रेगुलेटरी FSSAI ने भी जारी किया है। शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। आज राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता केतन जोशी। बताएं केतन, धुआंधार प्रचार चल रहा है गुजरात में। देखिए, आज गुजरात में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की पब्लिक मीटिंग हुई। अभी भी 7 बजे के बाद कुछ मीटिंग्स जारी रहेगी। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। आज भी उन्होंने 3 सभा को संबोधित किया। 3 दिन में उनकी 8 सभाएं रही। आज उन्होंने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में अपनी सभाएं की और खासकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि देखिए, कांग्रेस इस बार भी मुझे खत्म करने की बात कर रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी को पूरा कर दो, इस तरह से वो गुजराती में बोल रहे थे। और वही पुरानी बात की, इससे पहले मुझे मौत का सौदागर कहा था और कई सारे किस तरह से डेवलपमेंट में कांग्रेस ने रोड़ा डाला था, ये बात का भी जिक्र किया। आदिवासी विस्तार में गए तो उनकी भी बात की। और दूसरी ओर हम कहें तो राहुल गांधी पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दिखे। वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात में आए हैं। उन्होंने दक्षिण गुजरात में भी सभाएं की और बाद में दोपहर बाद राजकोट में भी एक सभाएं की। वहां पर उन्होंने मोरबी ब्रिज टूटने से किस तरह से गुजरात सरकार ने कोताही बरती उसका भी उल्लेख किया कि छोटे सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा लेकिन जो मेन जिम्मेदार था उनको नहीं पकड़ा। जहां वो दक्षिण गुजरात में थे तो आदिवासी अधिकार के बारे में भी वो बोल रहे थे। और बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की आज दोपहर में खंबाड़ी में, जहां उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खुद चुनाव में है, यशोदान गढ़वी। वहां पर हालांकि अमित शाह भी उससे पहले थे। फिर अरविंद केजरीवाल चले गए अमरेली, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और शाम 7 बजे के बाद, यानी कि 7 और 8 के बीच जो पता चल रहा है कि उनकी एक वहां पर पब्लिक रैली भी होगी और रोड शो भी वो करने वाले हैं। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे पोरबंदर में जाएंगे और पीयूष गोयल आज दोपहर से लगातार सूरत में डेरा डाले हुए हैं और खासकर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और जो कपड़ा कारोबारी है, हीरा के कारोबारी है, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं और उनके क्या क्या प्रश्न है, गुजरात सरकार को क्या कहने वाले हैं और अगर नई सरकार उनकी बनी तो उनके प्रश्न को भी वो सुनेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आज सभाओं का दिन रहा, चाहे वो दक्षिण गुजरात का इलाका हो या सौराष्ट्र का हो। और जो हमें पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये सभी नेताएं आएंगे और 15 केंद्रीय मंत्री है, उनका भी कार्यक्रम बन रहा है भाजपा की ओर से। तो हम कह सकते हैं कि रैलियों का दिन रहा और आगे भी कुछ इसी तरह का माहौल दिखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। तो गुजरात में धुआंधार प्रचार चल रहा है और अपने दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनको जनता ने पद से हटाया वो पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने सुरेंद्रनगर की रैली में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान पर भी जवाब दिया। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની।
અરે હું તો સેવક છું હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની એવી ઓકાત હોતી છે। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે ઓકાત બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ ઓકાત નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सूरत की रैली में आदिवासी और वनवासी का जिक्र करके बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, बीजेपी नहीं चाहती कि वो शहर में रहे, बीजेपी उनसे जंगल छीनने का काम करती है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? पूरे देश में जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें गुजरात का हिस्सा 30% है। यहां से जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़ा, केमिकल्स, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स समेत कई चीजें विदेश को निर्यात होती है। सालाना 130 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट वाले राज्य गुजरात के निर्यातक भी गुजरात की नई सरकार से उम्मीदें बनाए हुए हैं। गुजरात के निर्यातकों से मिलकर बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भरत भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार एक कैटलिस्ट की तरह काम करे। आज 30% जो एक्सपोर्ट है हमको उसको 40% तक पहुंचाना है। अभी इस गए साल 130 US बिलियन था, हमको 160 का टारगेट है इस साल का। और हर घर एक्सपोर्ट गुजरात से होना चाहिए। और हम जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि कॉटन का जो यील्ड है गुजरात में काफ़ी कम है। अगर कॉटन का उत्पादन बढ़ेगा उतने ही हेक्टेयर ज़मीन के अंदर, तो हमारी कॉटन क्रॉप का रेट कम होगा और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बिल्कुल। आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या मांग है? मैं कलर्स और डाइस सेगमेंट से बिलोंग करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो गुजरात जो 30% है उसको 40% ले जाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्विक रिएक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट की हमें जब इच्छा हो एक्सपोर्ट करने की तो हमें 2 साल लग जाते हैं। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अप्रूवल के लिए जो 2 से 3 महीने में हो, जिससे कि हम हमारा टर्न अराउंड टाइम फास्ट करें। आप बताइए, आप कौन से सेक्टर से आ रहे हैं और आपकी क्या मांगे हैं? मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से हूं और मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें इंडिया और स्पेसिफिकली गुजरात के लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो नई सरकार बनने वाली है 8 दिसंबर के बाद, उनको ये सारे के सारे मुद्दे हैं उसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 1/3 एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सिर्फ जरूरत है 8-10 जो पॉइंट यहाँ से रेस किए गए उनको अमल में लाने का। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात एमसीडी चुनाव की। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आज फिर एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। पात्रा ने आरोप लगाया है कि आपकी नेता बिंदु शर्मा से एमसीडी चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगे गए। बिंदु शर्मा ने पैसे मांगने वालों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड की है। बिंदु शर्मा से पहले 80 लाख रुपए मांगे गए और बाद में मोल भाव भी हुआ। संबित पात्रा के मुताबिक ये पैसा आतिशी मरलेना, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे आप नेताओं के पास जाने थे। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मारलेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, ये 5 लोगों की कमिटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। तो एमसीडी चुनाव में क्या फिर से कमल की वापसी होगी या चलेगा आपका झाड़ू? देखिए एमसीडी चुनाव पर बड़ा घमासान चर्चा में आज शाम 7:57 पर।
वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है। प्री बजट कंसल्टेशंस। इस क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री चैम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईए ने क्या सुझाव दिए हैं, हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए क्या क्या बातें हुई हैं प्री बजट कंसल्टेशन में। देखिए, जो प्री बजट कंसल्टेशन हुआ उसमें सारे इंडस्ट्री चैम्बर थे। उससे पहले इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ बैठक हुई और ये जो बैठक का सिलसिला चला, इसमें 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई। सभी ने ये बात माना कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों तक या कुछ समय तक जो है अंतर्राष्ट्रीय संकट जो है उसका दबाव बना रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें किसी भी तरह के राहत पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मुद्दों पर खास फोकस था। पहला ये कि आप बाजार में मांग को बढ़ाइए, यानी डिमांड क्रिएट करिए। इसके लिए सुझाव दिया गया कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती किया जाए, इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जाए। इसके लिए सुझाव दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम दिया जाए। जिन जिन सेक्टर में रोजगार के ज़्यादा मौके आते हैं, टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इन सारे सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम दीजिए। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी रफ्तार पर थोड़े से इंडस्ट्री चैम्बर ने असंतुष्टि जताई और कहा कि इस रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है। वित्तीय अनुशासन को हर हाल में बरकरार आपको रखना चाहिए, इस बात की भी सिफारिश की गई और कहा गया कि चालू कारोबारी साल में जीडीपी का 6.4% फिस्कल डेफिसिट रखा जाए और 2026 तक इसे घटा करके 4.5% तक लाया जाए। कैपिटल गेन्स टैक्स का मुद्दा भी उठा। वहां कहा गया है कैपिटल गेन्स टैक्स में आपको रियायत देने की जरूरत है, इसकी दरों में बदलाव करिए, इसके टेंडर में एक समानता लाइए। इस तरह के सुझाव यहाँ पे मुख्य तौर पर दिए गए, जहाँ पे डिमांड क्रिएट करना और निवेश बढ़ाने पर खास फोकस था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि मौजूदा दौर में भारत की कोई भी देश अनदेखी नहीं कर सकता। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स में एक चर्चा के दौरान गोयल ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत कहीं बेहतर स्थिति में है। ये सबसे तेजी से उभरती इकोनॉमी है और इस रिकवरी को और रफ्तार देने के लिए दूसरे देशों को साथ आना होगा। Large economy is a tag that every Indian collectively has earned for himself or herself and for our nation. And therefore, friends, let us meet the changing needs of tomorrow, the demands of tomorrow, for a resilient economic growth, for a sustained economic recovery. Economic recovery will happen when all of us from all the countries in the world work together so that we can recover faster. प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स में कुछ पश्चिमी थिंक टैंक के कामकाज पर सीधे सवाल उठाए। सान्याल का मानना है कि EUI, VDM और फ्रीडम हाउस जैसे थिंक टैंक अपने राजनीतिक ओपिनियन को तथ्यों के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे थिंक टैंक की रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक अपने इंडिकेटर्स में शामिल करता है, जो सही नहीं है। सान्याल ने कहा कि वर्ल्ड बैंक को ऐसे थिंक टैंक से पूछना चाहिए कि उनके आकलन का आधार क्या है और जो कई बार बेतुके होते हैं क्यों होते हैं। Now it is not fair to use these indicators brought out by this extremely narrow group of Western think tanks with a certain ideology and impose it on us. This is a form of neocolonization. And in fact, I'm about to publish tomorrow a working paper on this, so hopefully do look it up, where we'll show you the sheer absurdity of some of the ways in which these opinions are brought together and presented as facts and rankings, which have, by the way, real implications. So bringing the ESG into the conversation has real implications, but it already has real implications. The 3 indicators I mentioned find their way into the World Bank's World Governance Indicators, which in turn impacts today already our sovereign ratings. And yet the World Bank needs to really question these think tanks about what is the way in which they arrive at these indicators. Some of them are utterly absurd.
और अब बात मार्केट की। एक्सपायरी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स 519 पॉइंट गिरकर 61,145 पर और निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर 18,160 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप शेयरों में निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली। मार्केट में क्या रहा एक्शन, समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज का स्कोर कार्ड। देखिए, अगर हम बात करें मार्केट्स की तो आज लूजिंग एंड पे काफी सारे स्टॉक्स है, लेकिन गेनर्स की बात करें तो यहां आपको भारतीय एयरटेल दिखेगा ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बैंक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में खरीदारी दिखी और HUL में भी आपको थोड़े बहुत खरीदारी के इंडिकेशंस दिखे। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा बजाज ट्विंस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था। इसके अलावा हेवी वेट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और इन्फोसिस में आपको बिकवाली दिखी लगभग 1.5 से 2% के आसपास इंट्राडे में। अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त तेजी थी। इनफैक्ट यूको बैंक की बात करें तो ये स्टॉक 18% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको लगभग 10% का गेन आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो लूजिंग एंड पे नायका में दबाव जारी है। इसके अलावा अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें तो कोची शिपयार्ड में 7% की गिरावट। इसके अलावा अवंती फीड्स और रेमंड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन। श्रद्धा वॉलकर की जघन्य हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं हो सका। अब आने वाले 1-2 दिन में उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट से पहले आफताब की मानसिक और शारीरिक जांच की जाएगी। अगर उसकी हेल्थ सामान्य पाई गई तभी उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 50 सवाल तैयार किए हैं। ये सवाल मर्डर से पहले और बाद की घटनाओं को लेकर तैयार किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर नार्को टेस्ट किया जाएगा। और अपडेट बता रहे हैं दीपक बिष्ट। आज की पूरी लीड है जांच की, वो अलग अलग दिशाओं में इस वक्त दिल्ली पुलिस की गई है, क्योंकि एक तरफ उस तालाब की तरफ दिल्ली पुलिस ने देखा है जहां पर ये कहा जा रहा था कि श्रद्धा के कुछ टुकड़े वहां पर फेंके हो सकते हैं आरोपी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आज FSL में काफी गहमा गहमी रही है, क्योंकि जो FSL की टीमें हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो ये जानकारी मिल रही है कि 1 या 2 दिन में ही नार्को टेस्ट की पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद नार्को जो टेस्ट की बात की जा रही है कि आफताब का नार्को टेस्ट होगा और उससे सच्चाई उगलवाई जाएगी, वो चीज सामने आई है। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी बात सामने आई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाली उस मशीन के आगे आफताब को बिठाया जाएगा। तो ये जांच के जो बिंदु हैं इन पर पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। आज हालांकि महरौली थाने के ठीक सामने हम खड़े हैं, यहाँ से आफताब को कहीं ले आया नहीं गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो टीमें हैं वो अलग अलग ढंग से दूसरी जगह पर जांच कर रही हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्लूज हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को करनी है, जिनमें जो वेपन था जिससे पूरी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और उसके शरीर को काटा गया, उस वेपन की यहाँ पर रिकवरी होनी बाकी है। उस श्रद्धा के फोन की रिकवरी होनी बाकी है। कुछ ऐसे दोस्त जो अभी भी उस जांच और पूछताछ के दायरे से बाहर है, उनसे पूछताछ की जानी है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जितना भी जो श्रद्धा और आफताब का दायरा था, जो चाहे दफ्तर गुरुग्राम का हो या फिर मुंबई का हो, उन सभी से पूछताछ करनी जरूरी है, क्योंकि सभी के बयानों का मिलान करना जरूरी है और यही वजह है कि जितनी जल्दी ये सब हो सके। वहीं जो मंगलवार का दिन होगा वो एक बार फिर साकेत कोर्ट की तरफ रुख करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। 5 दिन की कस्टडी मंगलवार को पूरी हो रही है और आफताब को मंगलवार को पेश करके पुलिस कोशिश करेगी कि उसकी कस्टडी की ज्यादा से ज्यादा डिमांड की जाए, क्योंकि हिमाचल में एक टीम गई है और ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में ऐसे जो कपड़े बरामद हुए हैं उनका DNA टेस्ट करवाना है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू, क्योंकि एक बार में ही जांच का दायरा जो है इतना छोटा नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि जहां पर टीमें जा रही हैं वहां से कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जा रही है, चाहे वो महरौली के जंगल हो, गुरुग्राम का वो रूट हो जहां पर मोबाइल फेंके जाने की आशंका है। एक नया यहाँ पर तथ्य ये भी है कि आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस 10 दिन पहले एक ऐसी दुकान में गई थी जो उसके घर से थोड़ी दूर पर हार्डवेयर की दुकान थी, जहां पर उसने 2 आरी और 2 हैमर, उसके साथ ही कई कीले, 30 से 35 कीले 3 इंच की जो है वो लेने की बात कबूली थी और उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम है उसमें भी जांच कर रही है कि आखिर वो नया एंगल क्या था, क्या उसी आरी का इस्तेमाल किया गया था जो आरी वहां से ली गई थी, क्योंकि आरी का एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम को भी वहां से लिया गया था। तो ये जो भी औजार वहां से मिल रहे हैं, जो जिनका
हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिल्ली पुलिस की टीमें कोशिश कर रही है कि जोड़ा जाए और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त पुलिस के लिए नार्को टेस्ट है, क्योंकि बार बार अपने बयानों को बदलता हुआ और बार बार दिल्ली पुलिस को भ्रमित करता हुआ यहाँ पर आरोपी आफ्ताब नजर आ रहा है। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट होने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही जो मंगलवार का दिन हैगा वो उसकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा। और अब बात करते हैं कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो चुका है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप कतर की धरती पर खेला जा रहा है और वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज इंग्लैंड और ईरान के बीच इस वक्त खेला जा रहा है। यहाँ इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए पहले हाफ में ही एक के बाद एक 3 गोल मार दिए हैं। इंग्लैंड के लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड ने 1966 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीता है। आज का दूसरा मैच रात 9:30 पर नीदरलैंड्स और सेनेगल के बीच होगा। आप इन दोनों मैचों को जियो सिनेमा ऐप पर या स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनलों पर फ्री में देख सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।